Okay, let's start. Capital structure theory. Very, very important. Very frequent for exam. Very frequent. And technical also. थोड़ा टेक्निकल पड़ता है चैप्टर. अच्छे से सीखिएगा. पुराने से कनेक्टेड भी है थोड़ा बहुत. तो जिनका पुराना किया हुआ उनको और आसान होता है. बट आप सीख जाएंगे, अदरवाइज भी सीख जाएंगे. डू नॉट कंफ्यूज दिस चैप्टर विथ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग. वो देखिएगा मेरे मैट में स्टार्टिंग में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 बोलकर. डू नॉट कंफ्यूज विथ कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग. देख लो, एक बार चेक कर लो. वो अलग चैप्टर है. आपके इंस्टीट्यूट मैट में भी ये अलग अलग जगह दिया हुआ हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना. लेकिन सम्स कई बार इंस्टीट्यूट मैट में मिक्स किए हुए होते हैं. हो सकता है आप प्लानिंग का सम्स करें तो थ्योरी का सम आ रहा है, और थ्योरी का सम करने जा रहे हैं तो प्लानिंग का सम आ रहा है. तो आपको सम्स छांट लेना होगा जब आप प्रैक्टिस करें. प्लानिंग जब पढ़ाएंगे तब प्लानिंग का सम्स कराएंगे. ध्यान से सुनो. हाँ, ये नाम में थ्योरी लिखा हुआ है, तो इस चैप्टर में कि जान लेना थ्योरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है. और जिसको थ्योरी आता होगा इस चैप्टर का वही प्रैक्टिकल कर पाएगा. प्रैक्टिकल तो मैंने बना दिया है कि आप थ्योरी अच्छे से समझें, बट अल्टीमेटली इस चैप्टर में थ्योरी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में थ्योरी आने का चांस बहुत ज़्यादा है. प्रैक्टिकल सम आया तो बहुत ईजी सा होगा, आप कर लेंगे. नाउ व्हेन वी आर सेइंग कैपिटल स्ट्रक्चर का थ्योरी, we are going to talk about some general or say most popular theories compiled by scholars which are talking about capital structure of a company, which are talking about capital structure of a company. ओके, मतलब इस थ्योरी बोलकर चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कुछ जाने पहचाने नाम किए हुए थ्योरी हैं, कुछ स्कॉलर लोगों ने बना दिए थे, प्रूव कर दिया था अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी. इसमें सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल. कैपिटल के कितने हिस्से होने चाहिए, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल. नॉर्मली अभी तक आप जो मेरे साथ सीखते हुए आए हैं उसके एक्सपीरियंस से ही आप बोल सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल क्या क्या हुआ. नंबर 1 इक्विटी शेयर, नंबर 2 रिजर्व, नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 4 debentures, bonds, term loans, etc., etc., etc. Debentures, bonds, term loan, etc. These are the major components of capital. Correct? Now, when we are going to study here what is capital structure, हम लोगों के लिए ध्यान रहे दो ही कंपोनेंट है. इन तीनों को मिला के एक कंपोनेंट जिसका नाम रखेंगे हम इक्विटी, और इसका एक नाम डेट. और वर्ड इक्विटी मतलब वैसे तो तीन चीज होते हैं, बट हम समझेंगे सिर्फ इक्विटी शेयर. और डेट मतलब तो वैसे बहुत कुछ हो सकता है, डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, बट हम समझेंगे बस लोन या डिवेंचर वट. मतलब डेट वर्ड मतलब डिवेंचर ही समझो आप लोन भी मत समझो, खाली डिवेंचर समझो या लोन समझो, सिंपल टर्म्स में लोन. जब अभी हम थ्योरी बनाकर इसको पढ़ने वाले हैं पॉपुलर थ्योरी के रेस्पेक्ट में, तो हम दो टर्म सोच रहे हैं, इक्विटी शेयर एंड डेट. दैट्स इट. कि कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल में ये दो होता है. प्रेफरेंस शेयर को गोली मारो, रिजर्व को गोली मारो, खाली डेट समझो, डेट मतलब लोन समझो. दैट्स इट. सो व्हाट वी आर एमिंग टू लर्न फ्रॉम थ्योरी, हम थ्योरी से ये सीखना चाह रहे हैं कि एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितना परसेंट होना चाहिए, डेट कितना परसेंट होना चाहिए, ये सीखना चाह रहे हैं. अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि इक्विटी का उतना ही परसेंट होना चाहिए, डेट का उतना ही परसेंट होना चाहिए? तो उसके लिए हम लोगों को पता है
कि कोई भी कैपिटल फ्री में तो आता नहीं है, हर कैपिटल का कॉस्ट है। इसका कॉस्ट को केई बोलेंगे, इसका कॉस्ट को केडी बोलेंगे। फ्री में कुछ नहीं आता, सबका दाम लगता है। यू नीड टू बियर एडिशनल कॉस्ट। तो जो एडिशनल कॉस्ट आप बियर करने वाले हो उसको कंबाइन कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, क्यों। हम लोग बोलते हैं उतना ही परसेंट इक्विटी का लेना चाहिए, उतना ही परसेंट डेट का लेना चाहिए जिससे केओ सबसे कम आए, खर्चा सबसे कम आए। और अगर आप वो वाला स्ट्रक्चर पता कर लेते हो तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। So what is optimum capital structure? It is that structure where KO is minimum. Now KO minimize करने का फायदा क्या है? What is the benefit of having lesser KO? फायदा ये है कि आपके यहाँ जब रुपया इन्वेस्ट करके इनकम आएगा उसमें से केओ अगर कम देना है तो जो रुपया बचा वो रिटर्न, उस रिटर्न को हम लोग बोलते हैं वैल्यू, प्रॉफिट या वैल्यू। उससे जो फर्म का कीमत बनेगा, वैल्यू ऑफ फर्म, वो ज़्यादा हो जाएगा। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजर ऑब्जेक्टिव में दो आता है, दो मेजर ऑब्जेक्टिव आता है। वन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड अनदर इज प्रॉफिट और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट और वैल्यू एक ही है, वेल्थ अलग है। हाउ प्रॉफिट एंड वेल्थ डिफर? प्रॉफिट होता है एक स्पेसिफिक पीरियड का, स्पेसिफिक पीरियड का, 1 साल का, 2 साल का, बस 5 साल का। बट वेल्थ होता है इंडेफिनिट पीरियड का, कि हमेशा के लिए सोचना है। अगर अच्छा प्रॉफिट कमाते जाओगे तो एक दिन वेल्थ मैक्सिमाइज होगा। आप बोलेंगे हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हो नहीं सकता। वेल्थ मैक्सिमाइज करने का फर्स्ट स्टेप है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करोगे तो ही वेल्थ मैक्सिमाइज होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसमें एक स्टेप है कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वन ऑफ द स्टेप इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम करो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम करने से हम ऐसा मानते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है या वैल्यू मैक्सिमाइज होता है, जो फ्यूचर में जाके वेल्थ मैक्सिमाइज करता है। तो केओ मिनिमम होने का एक फायदा ये है कि वैल्यू ऑफ फर्म जो प्रॉफिट से पता की जाती है, डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इट इज डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, इज मैक्सिमाइज। और वैल्यू अगर मैक्सिमाइज करते गए तो एक दिन वेल्थ मैक्सिमाइज अपने आप हो जाएगा। So by this discussion, we come to a conclusion of a question: what is optimum capital structure? आप कैसे बोलोगे what is optimum capital structure? Where where cost of capital, अच्छा और अच्छा बोलो, overall cost of capital is minimum or value of firm is maximum. How value of firm is determined? Value of firm is determined from the profits earned by the company. मैं दिखाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं प्रॉफिट से वैल्यू, अभी सीखेंगे आप। प्रॉफिट से वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी सीखेंगे। दूसरा सवाल वापस रिकलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल which can be in the form of equity share, preference share, reserve और debt या debenture bond वगैरह वगैरह। ठीक है। So when we are studying capital structure theory, what we are basically studying, let us recall once again. Capital structure theory is about what should be the component of capital structure, or what should be components of capital, so that you can reach या you can achieve optimum capital structure, या आप ऐसा बोल सकते हो achieve minimum KO और maximum value. This is the main aim of discussing this chapter.
कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी का मतलब हुआ कि व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल so that you can achieve in your company minimum KO और मैक्सिमम वैल्यू। अब इसके ऊपर बड़े बड़े दिग्गज लोग बड़ी बड़ी बातें कर गए, कुछ अजम्पशन लेके समझा के चले गए कि जब जब ऐसा होगा तब तब ये हो जाएगा। आप क्या चाहते हो करना? केओ को मिनिमाइज करना और वैल्यू ऑफ फर्म को मैक्सिमाइज करना। तो लोगों ने अपना अपना ओपिनियन रख दिया। उन्होंने बोला कि जब जब यहाँ पे ऐसा 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 करोगे तब तब ये हो जाएगा। तो हम उसी को पढ़ने आए हैं कि कब कब क्या क्या करें तो ये मिल जाए। हम लोग चाहते यही हैं कि हमारा केओ मिनिमम हो, वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो। तो कुछ थ्योरीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें बताएगा कि जब जब ये करोगे तो वो अपने आप मिल जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा जिससे अपने को ये मिल जाए, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, थ्योरी का कुछ नामकरण दिखाते हैं आपको। पहला थ्योरी का नाम है नेट ऑपरेटिंग सॉरी नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच या नेट इनकम थ्योरी। दूसरा थ्योरी का नाम है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तीसरा थ्योरी का नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच। चौथा थ्योरी का नाम है एमएम अप्रोच। एमएम अप्रोच। ये चार अप्रोच आपको सीखना है मेरे साथ। चारों अप्रोच का अलग अलग बात है, वो बात अच्छे से सीख जाइए। अल्टीमेटली हर अप्रोच का एक कॉमन नेम है। आपको सीखना है जब जब क्या करने से। हर एक में अलग अलग चीज बोलेगा। जब जब क्या करने से आपको पहुंचना कहाँ है, तब तब कहाँ पहुंचना है, तब तब पहुंचना मेरे को अपना मंजिल पता है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंचना है। तो क्या करूं कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं, हर थ्योरी का अलग अलग कहना है। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, एक चीज आपको बता देते हैं। कुछ जनरल अजम्पशंस हैं जो हर थ्योरी में अप्लाई होते हैं। वो जनरल अजम्पशंस अगर आपके सिचुएशन में वैलिड है तो ही थ्योरी पढ़िए, नहीं तो थ्योरी को रिजेक्ट कर दीजिए, थ्योरी आपके कोई काम का नहीं है। जनरल अजम्पशंस है जिसको आपको बाई हार्ट रखना पड़ेगा। इसमें से दो तो मैं ऐसे ही बता दिया था आपको। नंबर वन, कि आपका स्ट्रक्चर मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट हम लोग मानेंगे दो ही होते हैं। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी मत बोलो, इक्विटी शेयर्स बोलना होगा। प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व को हम रिजेक्ट ही कर रहे हैं। इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर विवेंचर नहीं बोल के डेट या लोन बोल दीजिए आप। बस यही दो आपके कंपोनेंट होंगे। दूसरा अजम्पशन, आपको इक्विटी शेयर्स का केई मालूम होना चाहिए और डेट का केडी मालूम होना चाहिए। अगर ये नहीं मालूम है तो आप मेरे पास मत आइए, कोई भी थ्योरी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। तीसरा अजम्पशन, केडी हमेशा केई से सस्ता होना चाहिए। अजम्पशन है कि लोन हमेशा इक्विटी का रेट से सस्ता आना चाहिए, और होता ही है, क्योंकि वहां पे तो मांग लिया ना मुंह खोल के। तो जितना मांगा उतना ही देना है, और जो नहीं मांगा उसको सब कुछ देना है। सब कुछ तो उनका ही है, ज्यादा देने का बात कहाँ से आया, सब कुछ तो उनका ही है। तो इट इज ऑब्वियस फॉर अ सक्सेसफुल कंपनी और फॉर अ नॉर्मल कंपनी, केडी हैज टू बी लेस देन के। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो, बिजनेस डूब रहा है तो केडी हायर हो जाएगा, के लेसर हो जाएगा। मतलब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक नॉर्मल कंपनी हो जिनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर हम लोग आपके लिए काम करेंगे, कुछ कैलकुलेशन करेंगे। चौथा, आपका ईफेश आपको पता होना चाहिए। ईफेश मतलब पता है क्या? डू यू नो द टर्म ईफेश? नहीं पता? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये आपको पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये कैसे आता है सर? ये नहीं पता है तो मैट में पेज नंबर 2 में जाओ। मैट में पेज नंबर 2 में जाओ। देखो एक इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, उसमें सेल्स से चालू होता है कहानी। सेल्स में से लेस क्या करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन आया, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट,
तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इंटरेस्ट माइनस करो तो ईबीटी, फिर टैक्स माइनस करो ईएटी। सर इंटरेस्ट ऊपर क्यों माइनस हुआ? पहले टैक्स माइनस कर देते फिर इंटरेस्ट माइनस करते। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है ना कि इंटरेस्ट अलाउेबल एक्सपेंस है, उसको माइनस करके फिर मुझे टैक्स दीजिए। तो कानून फॉलो करे कि भैया आपका बात माने। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में इंटरेस्ट पहले माइनस इसलिए करना है क्योंकि कानून में अलाउ किया गया है। तो पहले इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, फिर टैक्स माइनस कर देते हैं, तो अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया। उसके बाद आप प्रेफरेंस डिविडेंड देना चाहते हो तो वो दे दीजिए, रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो कर दीजिए। जो बचा वो ईपेश है, उसको अगर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो ईपीएस भी आ जाएगा। तो ईपीएस या ईफेश आपको मालूम होना चाहिए। ईफेश निकालने के लिए जितने साधन है ईबीआईटी से, सेल्स से जरूरी नहीं है, ऑल डिटेल्स फ्रॉम ईबीआईटी आपको मालूम होना चाहिए। आप बोलेंगे ये तो हमको पता ही नहीं है हमारी कंपनी कितना कमा रही है, तो भैया मेरे पास क्यों बैठे हो? हम वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमाइज कराते हैं आपके लिए, बट वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए मेरे को तो मेन चीज प्रॉफिट चाहिए। आप प्रॉफिट ही नहीं लेके आओगे तो हम आपको कोई थ्योरी वोरी बना के नहीं दे सकते। ठीक है। पांचवा, जो वैल्यू ऑफ फर्म है दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। ध्यान से सीखो और इसका फोटो उतार लो दिमाग में, ऐसा कि हमेशा याद हो जाए और सब कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। मैंने पहला 3 बात किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल से लेके। देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल द थ्योरीज इज टू रीच ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पर केओ मिनिमम है और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम है। वैल्यू ऑफ फर्म कहां से आता है? वैल्यू ऑफ फर्म कहां से आता है? प्रॉफिट से आता है। तो पहला पार्ट मैंने वो केओ को लेके 3 चीज बताया, और अब मैं वैल्यू ऑफ फर्म का पार्ट पे जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे ईफेस चाहिए। तो उसी को लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब 2 चीज होता है, वैल्यू ऑफ डेट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी। जिसमें वैल्यू ऑफ डेट कैसे आता है? इट इज जस्ट द अमाउंट ऑफ लोन, कोई टैक्स वैक्स कुछ नहीं, अमाउंट ऑफ लोन। जितना का लोन लिया, प्रिंसिपल अमाउंट, फेस वैल्यू आप बोल सकते हैं, वही वैल्यू ऑफ डेट है। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? वी से दिस एज वैल्यू ऑफ इक्विटी आपको सिखाया था ना मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलकर, जिसमें थ्योरेटिकल प्राइस निकालने का चीज सिखाते थे। उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि फॉर्मूला तुम्हारा वही है, के इज इक्वल टू डी वन बाई पी जीरो प्लस जी, ये सब फॉर्मूला ही है। बस क्या होगा, के ई मिल जाएगा तो आपको पी जीरो निकालना होगा, याद आ रहा है? और उसमें अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग निकालना सिखाया था। हम लोग वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अल्टीमेटली केई का ही साधन लेने वाले हैं। लेकिन केई का बहुत सारा फॉर्मूलाज है, उसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अज्यूम करेंगे यहाँ पर, वो फिक्स है। वो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल बोलकर था। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, सीएपीएम अलग मॉडल था, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल था ईपीएस बाई आईपी। ईपीएस बाई आईपी आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो बताया गया था आपको ईपीएस बाई आईपी। और यही अगर आप इन्वेस्टर व्यू पॉइंट से करेंगे तो ईपीएस बाई एमपी, विच इज बेसिकली मैंने बोला था 1/P रेशियो, अगर आपको याद आ रहा हो, 1/प्राइस अर्निंग रेशियो, ऐसा आपको लिखाया गया था। उस मॉडल को यहाँ अज्यूम करेंगे, यानी वो मॉडल का नाम था अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल। अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल में क्या अजम्पशन था कि कंपनी जितना कमाता है सब डिविडेंड में दे देता है। देखो वहां लिखाया हुआ था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। तो उस रीजन से एक और अजम्पशन यहाँ पे हमको लिखना पड़ रहा है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100%। ये हमको अजम्पशन में बोलना पड़ रहा है बिकॉज मैं केई के लिए मॉडल फॉलो कर रहा हूँ। तो अगर मुझे ईपीएस मालूम है और एमपीएस मालूम है तो केई मालूम है, तो ईपीएस एमपीएस मालूम है तो केई निकाल सकते हैं। बट वैल्यू ऑफ इक्विटी मतलब क्या होता है, मैं आपको शॉर्टकट में बोलूँ तो ये होता है एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर। एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर इज योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो अभी आप वैल्यू ऑफ इक्विटी जब टोटल में निकालने जा रहे हो तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या, एमपीएस इज इक्वल टू ईपीएस बाई के, बोल सकते हो। और दोनों तरफ अगर हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इधर भी आ गया, इज इक्वल टू ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स
नंबर ऑफ शेयर्स किया, डिवाइड बाई के ही कर सकते हैं ना, ठीक है। तो एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज सपोज टू बी वैल्यू ऑफ इक्विटी, एमपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज सपोज टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, ईपीएस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज सपोज टू बी ईफेश, एंड डिवाइड बाई के ही करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा। तो इतना लंबा कहानी का कोई आपको जरूरत नहीं है, सिंपल बात इतना सा याद रखो कि अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल से सर ने डिराइव किया, एंड द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज टू बी ईफेश बाई के। और मैंने क्या बोला, वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉफिट, प्रॉफिट आएगा तो वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा तो फ्यूचर में वेल्थ आएगा। तो प्रॉफिट यानी ईफेश, ईफेश बाई के ही करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ ही गया ना, ईफेश बाई के ही करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। एंड सिक्स्थ assumption इज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% बिकॉज वी आर अज्यूमिंग अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल। अगर आपको ये 6 assumption याद हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे भाई साहब, और ये याद नहीं है तो आगे बढ़ना बेकार है, क्योंकि थ्योरी अप्लाई नहीं होगा। देखे तो बिना देखे रिकॉल कर पाते क्या, कितना रिकॉल होता है, रिवाइज करो, यही रिवाइज है। आप बोलते टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है, अगर प्रेजेंट में हो रिवाइज कर लो, देखो कितना शॉर्ट हो जाएगा, मैंने कितना देर में बताया, अब आपका रिवीजन कितना फटाफट होता है, यही रिवीजन है। क्लास से बाहर निकलते निकलते 5 मिनट में आज का क्लास का रिवीजन खत्म, या फिर आज भूल गया कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब आओ आते आते 5 मिनट में रिवाइज करके आ सकते हो कि सर ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था। ये रिवीजन है, इसी से ही पढ़ाई हो जाता है, इसी से दिमाग को आदत पड़ जाती है जल्दी जल्दी रिवाइज करने की। बोलिए पहला, जो लिखा वो देख के नहीं बोले, ट्राई करो ट्राई करो, लाइन बाय लाइन आओगे ना, एक फ्लो था जिससे मैं याद कर रखा हूं। मैं हमेशा जब पढ़ता था मैं ऐसे सोचता था एज अ स्टूडेंट कि सर को कैसे याद रहता है यार, वो क्या टेक्निक लगाए होंगे याद रखने का। पहले तो मुझे ऐसा, मैं बता रहा हूँ फाइनल तक मुझे ऐसा लगता था, जब मैं फाइनल का भी क्लास करता था, ये सर लोग को याद नहीं रख सकते, ये लोग देख देख के बोलते हैं, छुपा के रखते हैं कुछ नोट, और क्लास में ऐसे ही देख देख के बोलते हैं, या फिर पूरा याद करके आते क्लास के पहले। मेरे मन में ऐसा था जब मैं स्टूडेंट था। तो जब मैं फाउंडेशन पढ़ता था एक सर के, तो उनको दिखता था वो क्वेश्चन भी ऐसे ही बोलते जाते थे, दूर से दिखता नहीं था, तो मुझे लगता था कि इस नीचे कोई बुक खुला हुआ होता होगा साइड में, तो देख देख के बोलते होंगे, या क्लास के पहले क्वेश्चन भी याद कर लेते होंगे। बट एक दिन टेस्ट करने के लिए फर्स्ट बेंच में बैठा कि सर को याद है कि सर देख देख के बोलते हैं, तो बुक तो खुला रहता था, वो बस खाली उससे शायद पॉइंट्स देख लेते होंगे या स्टार्टिंग में देख लेते थे, बुक खुला रहता था, बट पूरा क्लास में बुक कभी देखते ही नहीं थे, क्वेश्चन बनाते रहते थे, समझाते रहते थे, और देखते थे फिर घर जाके तो वही सेम क्वेश्चन डिट्टो डिट्टो बुक्स में होता था, बस फिगर चेंज। तो वो कैसे रहता है, कुछ तो टेक्निक होगा। तो सर से पूछे जाके सर कैसे याद रहता है, सर सर ने यही बोला कि इतना साल से पढ़ा रहे हैं, याद हो गया। बट कहीं ना कहीं माइंड तो एक टेक्निक फॉलो किया है उसको याद रखने के लिए, कि इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है, कहीं ना कहीं तो वीविंग हुआ है ना, कनेक्शन तो बैठाया माइंड, तभी तो इसके बाद वही बोलना है, उसके बाद वही बोलना है। फिर फाइनल में आए तो एक सर से पढ़ते थे कॉस्ट, तो देखते थे वो कैसे याद रखते होंगे सब कुछ। तो मुझे लगा कि यार उनके सामने एक बुक खुला रहता है, उसमें सोल्यूशन किया हुआ होगा, तभी उनको सारा याद है। एक दिन गया जाके उनका बुक खोला, देखा कुछ नहीं था, फांका एकदम क्लीन। मैं तो शॉक हो गया कि कैसे कोई याद रख सकता है। फिर जब खुद पढ़ाने लगे तब समझ में आया कि याद करने का कुछ ना कुछ टेक्निक होता है जो हर आदमी फॉलो करता है। और अपने टाइम भी पढ़ते पढ़ते बहुत सारा टेक्निक डिवाइस करते थे जो आज भी बहुत ज़्यादा याद है। बट क्या है कि अपने टाइम जो बनाए थे वो ऐसा बना था कि एग्जाम तक ही काम चला, उसके बाद भूल गए। लेकिन अब पढ़ाने के टाइम जो बनाए अपने दिमाग में, वो अब हमेशा याद रखता है। तो मैंने आपको टेक्निक दिखाया था कि मैंने एक बेसिक फ्लो में चैप्टर स्टार्ट किया, आप उसी फ्लो को पकड़ोगे, स्टोरी को पकड़ोगे, सब याद आ जाएगा। जैसे मैंने स्टार्ट किया कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, तो मैंने बोला पहले तुम सीख लो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या। उसका मतलब था कंपोनेंट, कंपोनेंट में बहुत सारा नाम बताया, बट बोला कि इस चैप्टर में 2 ही कंपोनेंट है। तो पहला अजम्पशन तो यही है, और अल्टीमेटली इस चैप्टर से हम क्या सीखना चाहते हैं, थ्योरी बोलकर कुछ ऐसी जानी मानी पहचानी सी बातें बोलना चाह रहे हैं जिससे कि हम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर बना पाए जहां पर केओ मिनिमम हो, और
वैल्यू ऑफ फॉर्म मैक्सिमम हो। तो अब जब हम बोलते हैं कि केओ मिनिमम हो, केओ कहाँ से आएगा? ये तो आपने अभी चैप्टर किया हुआ है, केडी केई से। तो दूसरा असम्पशन यही तो है कि केडी केई आपको पता होना चाहिए। यही तो दूसरा असम्पशन है। केडी केई पता नहीं होगा तो आप केओ कैसे निकालोगे? आप किसके पास जा रहे हो? एक ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जो आपको हेल्प करेंगे कि कहाँ पर केओ मिनिमम होगा, और आप उनको केडी केई नहीं बताएंगे तो आपका काम होगा कैसे? एक नया चीज उसमें जोड़ा कि केडी हमेशा सस्ता है केई से। और ये जनरल है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हाथी घोड़ा assumption है, इट्स वेरी जनरल assumption। केडी हैज टू बी लेसर, वरना अगर केडी महंगा होगा तो कोई लोन लेगा ही नहीं ना, सब इक्विटी शेयर से ही पैसा उठाएगा। लोन लेने इसलिए जाते हैं, सस्ता होता है, जल्दी चुका देना है, और फिर जो बचा बाकी सब केई वालों का ही तो है, या इक्विटी शेयर वालों का ही तो है। फिर मैंने आपको बताया 3 assumption हो गया। केडी एंड केई शुड बी नोन, देन केडी केई लेस में लेस देन होना चाहिए, केडी शुड बी लेस देन केई, एंड दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर अ नॉर्मल कंपनी। द थर्ड इज देयर शुड बी ओनली टू सोर्स ऑफ कैपिटल, विच इज डेट एंड इक्विटी शेयर। ओके, फोर्थ वन, ये तीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कनेक्टेड था। फोर्थ वन मैंने फिर वैल्यू ऑफ फर्म से कनेक्ट करना शुरू किया कि पहले इफेश पता होना चाहिए। इफेश कैसे आया वो दिखा दिया आपको। फिर आपको बोला कि वैल्यू ऑफ फर्म का दो पार्ट है, वैल्यू ऑफ डेट, वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ डेट कैसे आएगा? अमाउंट ऑफ डेट, अमाउंट ऑफ लोन। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे आएगा? इफेश बाई के। वो वैल्यूएशन करके एक पार्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में किए थे वहां से उठा लिया, और उसमें एक मॉडल यूज किया, अर्निंग कैपिटलाइजेशन मॉडल, जो बोलता है कि ये मॉडल तभी यूज करो जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। तो वो भी एक अजम्पशन यहाँ पे बन गया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% है। ये एग्जाम में ऐसी एज इट इज थ्योरी लिखने आता है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, एकदम डिट्टो, और आपको 6 का 6 पॉइंट उतार के आ जाना है। ओके, अब इसको आप इतने मन में, और घर यहाँ से बाहर निकलते टाइम या नेक्स्ट डे क्लास में आते टाइम एक बार और रिवाइज करोगे, हो गया रिवीजन। कोई रिवीजन के लिए डेडिकेटेड टाइम नहीं चाहिए होता है। तो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, एंड दैट्स द रिवीजन। ओके, तो इसको अगर आप ध्यान रख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा लिखवाता हूँ एक बार आपको, फिर आपके साथ और बात करूंगा। आप कॉपी में आ जाओ, थोड़ा सा लिखो, 5 मिनट लिखो। ये बेसिकली दिमाग को हम लोग रिलैक्सेशन दे रहे हैं लिखने के बहाने, कि दिमाग तूने अभी मेरा बहुत सारा काम किया है, तूने बहुत सारा इनपुट लिया है, बहुत सारी चीज़ों को स्ट्रक्चर करके दिमाग में सजाया है, चल तेरे लिए एक ट्रीट, अभी तू रिलैक्स कर, हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, व्हाई दिस इमोशनल अत्याचार। नंबर 1, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 2, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, या कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल लिखो, स्ट्रक्चर मत लिखो, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल। नंबर 3, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। नंबर 4, जनरल assumption of capital structure theories। नंबर 5, different capital structure theories। नंबर 1, नेट इनकम पब्लिक, इसका दूसरा नाम है ड्यूरेंड अप्रोच। मिस्टर ड्यूरेंड ने इसको खोजा था। मेरी बातों पे कभी भी शक हो ना, कॉस्ट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है। गूगल मारो, यूट्यूब मारो, सब मिल जाएगा। अगर आपको लगता हो कि सर ने लिखा है नेट इनकम ऑब्लिक ड्यूरेंड, तो ड्यूरेंड कौन थे, सच में कोई एग्जिस्ट करते थे क्या? सर्च करो मिस्टर ड्यूरेंड, बस निकल आएगा।
या नेट इनकम अप्रोच बोल के सर्च करो, पूरा डिटेल निकल आएगा फोटो के साथ। नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। थर्ड, ट्रेडिशनल अप्रोच। फोर्थ, मोदी ग्लानी, GLIANI, ये अलग आदमी था। मिलर, ये दूसरा आदमी था। दोनों का बहुत अच्छा दोस्ताना था और दोनों मिलके बहुत थ्योरी बनाते थे। उसमें से एक थ्योरी ये है, जितना थ्योरी बना सबका नाम अप्रोच ही रहा। मोदी ग्लियानी, 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 एल साइलेंट है, ज्ञानी बोलेंगे। मोदी ज्ञानी मिलर अप्रोच। ओके। इंडियन कहाँ से होगा, इंडिया में इतना बुद्धि है? गजब बात करता है तुम। इंडिया में जो चीज सोचा जाता है वो 20 साल पहले कहीं हो चुका है। तुम आज कुछ नया सोचा, वो 20 साल पहले कहीं हो गया। जाके सर्च कर लो। आज बोलेगे तुम नया कोई नहीं सोचा, 50 लोग से पूछ लो, फिर गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा, दिखाएगा 20 साल पहले हो गया। इंडिया में क्या, इंडिया का तो थ्योरी है, गजब बात करता है। इधर आता वो लोग एक्सपेरिमेंट करता है, जैसे लेबोरेटरी में चूहा पे, गिनी पिग पे एक्सपेरिमेंट करता है, वैसे ही उन लोग आता है इधर, घूम घूम के रिसर्च करता है, थ्योरी बनाता है, ले जाता है, प्रूव कर देता है, देखो इंडिया में ऐसा हो रहा है। और फिर वही सब पढ़ाई बन के हमारा बुक्स में आ जाता है। नेक्स्ट, लिखिए फटाफट लिखिए। नंबर 1, मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। इट रेफर्स टू द डिफरेंट मोड्स ऑफ, द डिफरेंट मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग द लॉन्ग टर्म फंड, it refers to the different modes of financing the long term fund for the company. Number 2 लिखो, components of capital structure। The popular ones are equity shares, number 2 reserves and surplus, या reserves खाली short में लिखो, equity shares, reserves, number 3 preference shares, number 4 debentures, bonds, term loan। debentures, bonds और term loan। नेक्स्ट, थर्ड, जब आप प्रेजेंट में रहोगे ना, कॉन्सेंट्रेट करोगे, तो देखना आपको मेरा पढ़ाना भी स्पीड नहीं लगेगा। जो लोग छापता है वो लोग दूसरा दुनिया में रहता है मोस्टली, तो वो लोग जब छापने लगता है उनको लगता है अरे बाप रे कितना स्पीड लिखते हैं सर। तो है ना ऐसा, चेहरा से मेरे को दिखता है भाई। और जिसको सब सुन गया है, समझ में आ गया, उसको लगेगा कितना स्लोली पढ़ाते हैं यार, बोर कर देते हैं। थर्ड बोलिए कौन सा पॉइंट था? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। लिखिए, अंडरलाइन करिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, इट रेफर्स टू दैट कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट कैपिटल
structure, it refers to that capital structure where overall cost of capital is 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 minimum, or value of firm is maximum, or value of firm is maximum. Next para करके, in this chapter we aim to study some popular theories. We aim to study some popular theories about the capital structure whose propositions when followed would result in optimum capital structure, would result in optimum capital structure. In this chapter, we aim to study some popular theories about the capital structure whose propositions when followed would result in optimum capital structure. Next, chart number, general assumptions. ये मैं लिखवाऊंगा नहीं. You come to mat, page 80. पेज 80 ऑफ एसजेसी मैट में आ जाइए. अभी कुछ देर खाली बुक में ही काम करना है, अभी कॉपी में कुछ नहीं होगा. देखिए क्या बोला जा रहा है. पहला पॉइंट, देयर आर ओनली टू सोर्सेज ऑफ फंड, डेट एंड इक्विटी. इक्विटी माने इक्विटी शेयर और डेट माने लोन. दूसरा, एक और पॉइंट यहाँ पे बता दिया, जैसे मैंने आपको बताया था केडी एंड के इज नोन, उसकी जगह यहाँ मैंने लिख दिया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द WACC ऑफ केडी एंड के. ऑब्वियसली उसके लिए केडी एंड के शुड बी नोन. देन कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन के. Next, dividend payout ratio is 100%. Next, value of firm is value of equity plus value of debt. Value of equity is EFACE by KE. It is as per earning capitalization model learned in cost of capital chapter. Or value of debt is the amount of debt. Easy. Now, first theory सीखते हैं. मिस्टर ड्यूरेंट ने क्या बोला, नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है. आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, फिर अंदर पढ़िएगा. लिखना कुछ नहीं है, बुक में ही फॉलो करना है. नेट इनकम अप्रोच बाय मिस्टर ड्यूरेंट. इन्होंने क्या बोला अबाउट ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. ये बोलते हैं कि आपने ये तो स्वीकार किया ही है ना कि केडी इज लेस देन के. केडी इज लेस देन के, आपने स्वीकार किया है. तो केडी इज लेस देन के. तो कोई भी समझदार आदमी क्या करता, अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है, टोटल कैपिटल, उसमें इक्विटी भी होना है और डेट भी होना है, तो ओवरऑल कॉस्ट को कम करने के लिए डेट ज़्यादा उठाएगा कि इक्विटी ज़्यादा उठाएगा. समझदार आदमी क्या करेगा, बोलिए ना. सस्ता चीज़ ज़्यादा लेगा कि महंगा चीज़ ज़्यादा लेगा. सस्ता चीज़ ज़्यादा लेना चाहिए. तो उसी के हिसाब से इन्होंने ऐसा बोला मिस्टर ड्यूरेंट ने कि सिंस
के डी इज लेस देन के, इसलिए देयरफॉर अगर आप डेट का परसेंटेज हाई रखते हो, इक्विटी का परसेंटेज लो रखते हो इन योर टोटल कैपिटल, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मतलब दिस इज द प्रोपोजिशन। इसका प्रोपोजिशन ये है कि आप डेट का परसेंटेज को हाई करो, इक्विटी का परसेंटेज को लो करो, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इम्पैक्ट ये आएगा कि केडी सस्ता होने के कारण केओ कम हो जाएगा, और केओ कम होगा तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फर्म हाई हो जाएगा। बस यही तो आप चाहते थे, यही तो आप चाहते थे। तो इन्होंने बहुत सिंपल सा रास्ता बताया कि अगर अपने मंजिल पे पहुंचना चाहते हो, वैल्यू ऑफ फर्म को बढ़ाना चाहते हो या केओ को घटाना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, जो सस्ता है उसको ज़्यादा उठा लो, परसेंटेज ऑफ डेट ज़्यादा रखो कैपिटल में, और उससे अल्टीमेटली ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप ही बढ़ जाएगा। बस इतना सही बात, यही है नेट इनकम अप्रोच। अब आप बोलेंगे सर नाम से रिलेट करिए, कोई रिलेशन नहीं है। नेट इनकम अप्रोच का अभी नाम से कोई रिलेशन नहीं है, इनका नाम से क्रैक नहीं किया जा सकता। ये चारों अप्रोच का यही प्रॉब्लम है कि आप नाम से हिंट लेने का चेष्टा करेंगे, वो पकड़ में नहीं आएगा। ये अप्रोच बोलता है कि केडी केई से सस्ता है, ये सबको पता है। इसलिए इसलिए जहां पर डेट का परसेंटेज हाई होगा टोटल कैपिटल में, उस टोटल कैपिटल में ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा, और ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा तो वैल्यू ऑफ फर्म अपने आप ज़्यादा आएगा। दैट्स इट, इतना सही बात। शॉर्ट में अब आप कैसे याद रखना चाहते हैं आप सोच लीजिए। अगर हम इसको एक और प्रेजेंटेशन से दिखाएं, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो वो कैसा होगा देखो। मान लो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ डेट है, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में परसेंटेज ऑफ डेट, और वाई एक्सिस में केओ केडी और के तीनों। केडी और केई में रिलेशनशिप क्या है कि केडी सस्ता है और केई महंगा है, इसलिए केडी नीचे है केई ऊपर है। केडी नीचे है केई ऊपर क्यों है? क्योंकि केडी सस्ता है। और एक चीज अब देखना, इस ग्राफ में केडी का स्ट्रेट लाइन है, केई का स्ट्रेट लाइन है, क्यों? ये ऐसा पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन क्यों है? अज्यूम किया गया है कि बोथ आर फिक्स्ड, नहीं किसी भी हालत में दोनों चेंज नहीं होंगे, ये दूसरा अजम्पशन है इसका। इस थ्योरी का एक एडिशनल अजम्पशन है कि केडी और केई में रिलेशनशिप, तो आपको पता है कि केडी सस्ता। एक और एडिशनल अजम्पशन है कि दोनों हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए दोनों का प्रेजेंटेशन में एक स्ट्रेट लाइन आया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो अब मान लीजिए मेरा कंपनी में डेट है ही नहीं, मान लीजिए जीरो डेट, तो टोटल कैपिटल में क्या है? अगर डेट नहीं है तो टोटल कैपिटल में क्या है? इक्विटी है। और खाली इक्विटी अगर मेरे कैपिटल में है, तो कहना इसे केओ इज इक्वल टू के। अगर मेरे कैपिटल में खाली इक्विटी है, डेट है ही नहीं, तो केओ विल बी इक्वल टू के। तो दिस इज केओ। देखो पॉइंट्स को नोटिस करना, ये है केओ। और मैं हाईएस्ट अगर डेट लूंगा तो कहां तक जाऊंगा भाई साहब? हाईएस्ट डेट लेते लेते कहां तक पहुंचूंगा? 100% से ज्यादा डेट उठा सकते हैं क्या? इनफैक्ट 100% भी आपको कभी मिलेगा नहीं। मतलब आप ऐसा बैलेंस शीट देखेंगे जिसमें कैपिटल ही नहीं है, खाली लाइबिलिटीज है, खाली लोन है। हो सकता है लोन वाला लोन किसको दे रहा है? कैपिटल देख के तो लोन देता है, मतलब मालिक होगा तो ना लोन देगा। कैपिटल मतलब मालिक है, और मालिक ही नहीं है तो लोन देने वाला लोन देगा कैसे? बट हाइपोथेटिकली मान लो 100% तक पहुंचा जा सकता है। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन आप बोलेंगे केओ इज इक्वल टू, अगर डेट 100% हो गया तो केओ इज इक्वल टू केडी। तो यहाँ पर लास्ट हो सकता है केओ का वैल्यू। केओ का वैल्यू जीरो केई पर, या जीरो परसेंटेज ऑफ डेट पर, सॉरी केओ का वैल्यू जीरो डेट परसेंटेज पर केओ विल बी इक्वल टू केई, और 100% डेट परसेंटेज पर केओ विल बी इक्वल टू केडी। और जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाओगे, बोलो केओ बढ़ेगा कि घटेगा? भूल ही गया, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे। जैसे जैसे आप एक फ्लो नहीं समझ रहे क्या?
अगर हम डेट कुछ नहीं लिए तो केओ कहाँ पे है? ऊपर है कि नीचे है? और जब डेट 100% कर दिया तो केओ घटा कि बढ़ा? केओ घटा। और ये थ्योरी का क्या कहना है? परसेंटेज ऑफ डेट हाई करोगे तो केओ घटेगा कि बढ़ेगा? अब बोलते सेम रहेगा। हम तो बोला केडी के ही सेम रहेगा, केओ के लिए सेम थोड़ी बोला हूँ। केओ घटना चाहिए ना, बिकॉज डेट अगर आप बढ़ा रहे हो, सस्ता चीज कैपिटल में घुसा रहे हो, तो ओवरऑल कॉस्ट कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा, तो केओ घटेगा। तो केओ का जो कर्व है वो इस तरह से नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाएंगे, और नीचे आते आते वो लास्ट यहाँ तक आके रुक जाएगा, और क्या। अब आपको जहां तक डेट मिलता है, हो सकता है आपकी कंपनी में 80% डेट मिल गया, तो 80% डेट पे जो केओ है वही आपका बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर इंडिकेट करेगा। अब डिपेंड करता है आपको बाजार में कहाँ तक लोन मिल जाएगा। 100% मिल जाए तो और भी बेस्ट है, उससे बढ़िया केओ कुछ है ही नहीं। 100% नहीं मिलता, 80% मिलता है, तो वही आपका केओ है, सिंपल सी बात है। तो इस थ्योरी का क्या कहना है, एक बार फिर से रिकलेक्ट कर लीजिए, कंफ्यूजन मत रखिए। इस थ्योरी का कहना है कि केडी तो केई से सस्ता है, सबको पता है। दूसरा कहना है कि केडी और केई फिक्स रहेगा, केओ फिक्स नहीं रहेगा। केडी और केई फिक्स रहेगा। मैंने कहीं नहीं लिखा कि केओ फिक्स है। आप लोग ये सोच ली केडी केई फिक्स है तो केओ भी फिक्स है, ऐसा नहीं। इसका कारण क्या है ना, केओ फिक्स क्यों नहीं है? इसका सिंपल रीजन है, देखो केडी है केई है, ये फिक्स है ये फिक्स है, लेकिन इसको इसको एक्स मानते हैं, फिर एफ होता है अमाउंट, तो अमाउंट फिक्स थोड़ी है, ये तो चेंज कर ही सकते हैं आप। और ये चेंज होगा तो केओ भी तो चेंज हो जाएगा, केओ तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से आता है, करेक्ट। तो केडी और केई फिक्स है। केडी और केई अगर फिक्स रहता है और केडी सस्ता है, तो ज्यादा से ज्यादा डेट उठाओ, जितना डेट उठाते जाओगे उतना केओ गिरता जाएगा, और केओ गिरेगा तो फॉर्म का वैल्यू बढ़ेगा। जहां तक आप अपना लोन उठाने का कैपेसिटी रखते हो वहां तक जाके रुक जाओ, तो आप ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर में पहुंच जाओगे। ओके, आप आइए पढ़िए मेरे साथ पेज 80 में, नेट इनकम अप्रोच। दिस अप्रोच assumes that whatever may be the debt equity ratio in the capital structure, cost of debt and cost of equity would remain unaltered। मतलब पहला assumption है कि ये कांस्टेंट रहेगा, केडी और केई कांस्टेंट रहेगा, चाहे कैसा भी डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब वही परसेंटेज ऑफ डेट, अगर आप बढ़ा लो घटा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, केडी और केई अनऑल्टर्ड रहेगा। केओ के लिए नहीं लिखा है, लिख लेना ब्रैकेट में, नॉट केओ। केओ में कंफ्यूज मत हो जाना। नाउ एज केडी इज लेस देन केई, ये तो जनरल अजम्पशन में ऊपर चला ही गया था, है ना। एन इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ डेट कैपिटल इन द टोटल कैपिटल, the overall cost of capital would decrease, the lower KO would imply a higher value of firm। हो गया। Thus, it can be concluded that as per net income approach, if proportion of debt is increased, KO will पूरा मजा पानी कर देते हैं। नींद में नहीं बोलना है, क्या सोच रहा था, सच सच बताओ, अभी क्या सोच रहा था तुम? फिर पास्ट में चला गया। It can be concluded that as per net income approach, if proportion of debt is increased, सोचना पड़ेगा ना, वर्ड को प्रोसेस करना होगा। खाली कीवर्ड मैचिंग चलाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। नॉर्मली आपका दिमाग का काम करने का सिस्टम हो गया गूगल के जैसे। गूगल में जितना चीज टाइप करते हैं उतना सही आंसर आ जाता है क्या एक बार में? गूगल क्या करता है, जो वर्ड आपने फेंका उसको एज इट इज मैच कराएगा अपना डेटाबेस में, और जितना उसको मैचिंग दिखा सब फेंक के सामने रख देगा, देख लो।
यही तो करता है। एग्जाम में भी आप यही कर रहे हैं, क्लास में भी यही कर रहे हैं। प्रोपोर्शन ऑफ डेट जैसे ही मैं बोला, तो आप मैचिंग करा रहे हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डेट कितनी बार कहाँ 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 बोले और वहीं फेंक दो हमने। इंटेलिजेंट गूगल बनो। और इनफैक्ट गूगल में जो नया अभी काम चल रहा है ना, वो यही चल रहा है। दे आर ट्राइंग टू मेक देयर सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट, जिससे कि कोई आदमी ऐसा अगर टाइप कर रहा है, तो वो क्या सोच के टाइप कर रहा होगा, वो ही उसको दिखाऊं। दे आर डूइंग दैट। और अगर आप गूगल का कुछ ऐप ऐप डाउनलोड कर रखे हैं मोबाइल में, तो आपके बिना पूछे टाइम टाइम पे कुछ निकाल निकाल के दिखाते रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट है उसमें। रिकमेंडेड बोलकर मैंने गूगल का एक ऐप डाउनलोड किया, गूगल नाउ बोलकर। गूगल नाउ, वो एक थीम है गूगल का। वो क्या कर रहा है, मेरा जितना मोबाइल में मूवमेंट है वो सबको रिकॉर्ड कर रहा है, और उसके हिसाब से मुझे सर्च दिखा रहा है। तो जब मेरा जैसे ईमेल में कोई बिल आया हुआ होता है ना, ईमेल में बिल मान लो 30 तारीख को ड्यू है, मेरे को आज ही से दिखा रहा है 30 तारीख को आपका बिल ड्यू है, अपने आप स्कैन करके, मैंने कोई सेटिंग नहीं किया। गूगल भी इंटेलिजेंट हो रहा है। तुम लोग गूगल के पीछे पीछे चल रहा है, अभी पुराना वर्जन में ही है, अपग्रेड नहीं किया अभी तक। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता है एक बार फिर से? शुरू से। अरे अप्रोच बोल रहे भाई, मिस्टर ड्यूरेंट का मजाक मत बनाइए। पहले माना हमने कि केडी और केई हमेशा सेम रहेगा, इसका मतलब क्या केओ भी सेम रहेगा? नहीं 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 नहीं। क्योंकि खाली केडी केई से केओ थोड़ी आता है, बीच में अमाउंट ऑफ कैपिटल भी तो यूज होता है ना। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल आप चेंज कर देंगे तो केओ भी तो चेंज हो ही सकता है, क्योंकि केडी केई सेम है। और दूसरा, इसने उस फैक्ट को यूज किया कि केडी केई से सस्ता है, केडी इज लेस देन केई, इसलिए जितना आप, हाँ, परसेंटेज ऑफ डेट को बढ़ाएंगे। केडी को क्यों बढ़ाएंगे आप? केडी आप कैसे बढ़ा सकते हैं? देखो, आप बोल रहे सही है मन में, लेकिन बाहर जब आ रहा है तो वो अलग तरीके से आ रहा है। जितना आप परसेंटेज ऑफ डेट को बढ़ाओगे, उतना केओ गिरेगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। सिंपल है। तो जितना आपका शक्ति है उतना डेट बढ़ा लीजिए, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वही है। चलिए ग्राफ का जगह पे ड्राइंग बना लीजिए, तो वहां पे, वहां पे एक ग्राफ का जगह बनाया हुआ है, उधर वो ड्राइंग बनाई है।
हो गया। हाँ, बस 2 मिनट और है, एक और अप्रोच बताना है जो इसी का कंटिन्यूएशन है। सेकंड नंबर, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। देखो जमाने का आदत क्या है ना, कि कोई एक आप अच्छा चीज खोज के लाइए, दूसरा वाला उसको अप्रिशिएट करने के बजाय ध्यान से सुनेगा कि बोल क्या रहा है। आज तक खुद तो कुछ सोचा नहीं, और क्या सोच रहा है वो सुनते सुनते, कि ये कहाँ गलत बोल रहा है, इसका बात कैसे गलत प्रूव किया जाए। अपने नया चीज तो हम प्रूव कम करते हैं, हम सोचते हैं कि जो हमने सुना वो गलत कैसे हो। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि हमने क्लास में ऐसा ही बोला कि एसजीसी का हम लोग सोच रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन शुरू करेंगे, जिसमें सारा क्लासेस ऑनलाइन चला जाएगा। अभी वापस आपको बोला तो कम से कम 10 लोग यहाँ पे ही सोच रहा होगा, रुक ऑनलाइन डाल डाउनलोड मारेंगे। 10 लोग सोच रहा होगा, वाह बढ़िया गुरु डाउनलोड करेंगे। सपोर्ट करने का काम तो है नहीं, तोड़ने का काम जरूर है। ये दुनिया का रीत है भाई, कोई उपाय नहीं। तो बेचारे मिस्टर ड्यूरेंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। खोजा, सोचा कि डेट सस्ता है, ज़्यादा डेट उठा लो तो केओ गिर जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम पे आ जाएगा। एनओआई क्या बोला, ये जो ड्यूरेंट बोला है ये सत्य नहीं है। मतलब कैसे? ड्यूरेंट साहब ने जो माना के डी लेस देन के ई होता है, बोलते हैं हम भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इसमें वो बोले कि ये भी हम एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी। दूसरा, ड्यूरेंट साहब ने जो एक नया अजम्पशन लिया था ना, कि के डी एंड के ई फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रहता है, उसमें उसने बोला एनओआई अप्रोच में कि के डी फिक्स रहता है, के ई फिक्स नहीं रहता है, के इज नॉट फिक्स। तो काउंटर किया गया, बोले क्यों? बोले भाई साहब, जब आप ज्यादा डेट लोगे तो आपकी कंपनी में रिस्क बढ़ेगा, रिस्क बर्डन बढ़ेगा ना, रिस्क मतलब बर्डन बढ़ेगा, कि आप नहीं भी कमाओगे तो ब्याज तो देना ही पड़ेगा। जब बर्डन बढ़ता है तो रिस्क बढ़ता है, रिस्क बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर बोलेगा कि मैं ज्यादा रिस्क ले रहा हूं, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए, मेरा रिस्क को कंपेंसेट करो। क्योंकि ये आपको पता है ना कहीं लोन किसको दिया जाता है? कैपिटल वाले लोग को, यानी इक्विटी शेयर वाले ही तो लोन लेते हैं कंपनी का। लोन नहीं दिया, अगर कंपनी रीपेमेंट नहीं किया, तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं घूम के इक्विटी शेयर वाले पे तो आती है। तो अगर आप लोन बढ़ाते चले जाओगे तो इक्विटी शेयर जो कम होते चले जा रहे हैं, उनका बर्डन बढ़ता जा रहा है, और उनका बर्डन बढ़ रहा है तो उनका रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ रहा है तो बोलते हैं हमको कंपेंसेशन चाहिए। कंपेंसेशन चाहिए यानी मेरे को केई बढ़ा के देना पड़ेगा। इनका कहना है कि जैसे जैसे आप परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ाओगे, वैसे वैसे बर्डन बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। रिस्क बढ़ेगा तो रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर ज्यादा मांगेंगे, यानी आपके यहाँ के ही बढ़ेगा। ठीक है? तो आप एक चीज याद करो, परसेंटेज ऑफ डेट क्यों बढ़ाने गए थे? सेविंग्स आता है बोल के ना, क्योंकि के डी इज लेस देन के ई, सेविंग्स आता है बोल के। तो इनका कहना है कि जो सेविंग्स लेके आए थे, सेविंग्स फ्रॉम के डी जो हुआ, बिकॉज परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ा है, वो सब निकल जाएगा बाय इंक्रीज इन के से। मतलब जो रुपया बचाया डेट वालों से, वो सब इक्विटी वाले को दे देना पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली न कुछ आया न कुछ गया, तो केओ सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहेगा। ये थ्योरी बोलता है परसेंटेज ऑफ डेट चाहे कुछ भी कर लो, केओ ऐसे ही थोड़ी बढ़ जाता है घट जाता है, केओ सेम रहता है, वैल्यू ऑफ फर्म भी सेम रहता है। मतलब इनका कहना है कि वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है या केओ बढ़ाना है, तो केडी केई का साधन नहीं होता, या डेट और इक्विटी का साधन नहीं होता, कोई और तरीका से बढ़ेगा, ऐसे नहीं बढ़ता।
मतलब इनका जो कहना है ये एकदम अलग ही बोल गए कि कैपिटल स्ट्रक्चर हैज गॉट नो इम्पैक्ट ऑन केओ एंड वीएफ। कैपिटल स्ट्रक्चर हैज नो इम्पैक्ट, मतलब आप कैपिटल स्ट्रक्चर के कंपोनेंट में कितना भी इक्विटी कितना भी डेट डिजाइन कर लीजिए, केओ उतना ही रहेगा, वैल्यू ऑफ फर्म उतना ही रहेगा। अगर डिफरेंस है तो वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में सब बराबर ही होगा। अल्टीमेटली डिफरेंस बराबर होना ही होना है। जो सेविंग फ्रॉम केडी है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन केई बन के लगना ही लगना है। दिस इज एनओआई। अगर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हम करते हैं तो वो इस तरीके से आता है कि परसेंटेज ऑफ डेट है और इधर में केडी है, केई है, केओ है। तो इसने खाली एक ही चीज को माना कि डेट कांस्टेंट है, माना केडी कांस्टेंट है, माना इसको वो एक्सेप्ट किया। और लेकिन वो केवी केओ के लिए अलग बात बोल गया। वो बोलता है कि जब आप फर्स्ट इंस्टेंस में बाजार में जाते हैं तो केई महंगा मिलेगा, नो डाउट। देखो केई महंगा है केडी से, देख रहे हैं। हाँ। और जैसे जैसे आपका परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ेगा वैसे वैसे केई सेम नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। केई बढ़ेगा, केई ऊपर की तरफ जाएगा, केई बढ़ रहा है जैसे जैसे आप डेट बढ़ा रहे हो। अब आप सोचो जब 0% डेट है तो केओ क्या है? केओ केई है, ये केओ का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। हाईएस्ट में डेट कितना ले सकते हैं? 100%। तो केओ का एंड पॉइंट ये है। इसका कहना है कि आप जैसे 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 आप डेट बढ़ाते जाते हैं, 100% वाला तो कभी पहुंचोगे नहीं, फैक्चुअली वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे वैसे के बढ़ते जाएगा ना, एज ए रिजल्ट केओ हमेशा सेम रहेगा, केओ कांस्टेंट हो जाएगा। और केओ कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ फर्म एंड केओ इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर। आप डेट में कुछ भी डालो, इक्विटी में कुछ भी डालो, अल्टीमेटली केओ सेम ही है, वैल्यू ऑफ फर्म सेम ही है। इनका ये कहना है के ही ऊपर की तरफ जा रहा है और केओ यहाँ रहा है। केओ मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बट यहाँ खत्म नहीं कर पा रहा। आप बोलेंगे केओ यहाँ खत्म करिए, वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। बिकॉज जैसे जैसे केओ परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ा वैसे वैसे मेरा के बढ़ता चला गया, तो केओ जो नीचे की तरफ जाना चाहिए वो केओ ऊपर आ गया। ऊपर वाली थ्योरी में ये बताया था ना कि केओ का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, बट के इतना तेजी से बढ़ रहा है कि केओ को ऊपर टान लिया और वो बैलेंसिंग इफेक्ट चलता रहता है। तो दिस इज द थ्योरी। व्हाट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच? हमेशा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को बताने के पहले थोड़ा सा नेट इनकम अप्रोच बताना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेटर आंसर आता है। नेट इनकम अप्रोच क्या बोलता था कि पहले केडी लेस देन केई है और केडी केई हमेशा फिक्स्ड है, इसलिए परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ाइए तो केओ घटेगा, वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा। नाउ टू काउंटर अटैक दिस, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सेड net operating income approach said कि if you increase the percentage of debt, burden will increase on equity shareholder. As a result, risk will increase. Line by line, burden increase, risk increase. To compensate the risk, they will demand more return. That means KE will increase. As a result, आप परसेंटेज ऑफ डेट क्यों बढ़ाने गए थे? केडी से सेविंग्स आता है, तो वट एवर सेविंग्स यू कुड मेड फ्रॉम केडी would be ultimately paid off by increasing the KE because their risk is increasing, you have to pay them more return. तो जो आप कमाए या जो बचाए वो उनको दे दिए। तो अल्टीमेटली आपके नेट हाथ में सेविंग्स क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो अगर परसेंटेज ऑफ डेट बढ़ाओगे तो जो डेट से रुपया बचेगा वो इक्विटी वालों को दे देना होगा। काउंटर बैलेंसिंग इफेक्ट है, जो इधर से आया वो उधर चला गया, और उधर चला गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है कि केओ सेम रह जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रह जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी हो, वैल्यू ऑफ फर्म और केओ को उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर पे पहुंचना है तो कोई और तरीका से पहुंचिए, केडी केई से मत खेलिए या डेट इक्विटी से मत खेलिए। इसका कहना यही है। ओके। आप नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में आइए, पेज 81। देखिए क्या बोलता है। द अप्रोच सजेस्ट दैट a change in capital structure cannot change the value of firm.
यही तो था, कैपिटल स्ट्रक्चर से कोई वैल्यू ऑफ फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इफ द अमाउंट ऑफ डेट इज इंक्रीज्ड इन टोटल कैपिटल, है प्रेजेंट में है, ओ दादा प्रेजेंट में है कि फ्यूचर में? आप ग्राफ बना रहे मतलब आप फ्यूचर में चले गए, प्रेजेंट में हम लोग तो ये पढ़ रहे हैं. This is due to the fact that the amount of debt is increased. If the amount of debt is increased in total capital, the shareholder would be subject to more risk. मैंने बोला burden बढ़ जाएगा इसलिए risk बढ़ जाएगा. Now, as a result, the equity shareholders would demand more return for higher risk undertaken by them. Now, this will result in increase of cost of equity, or the advantage of lower cost of debt would be counterbalanced by the higher cost of equity. जो बचाया वो इधर दे दो. Due to such balancing effect, the overall cost of capital, that is KO, would remain unaltered, and therefore the value of firm would also remain unaltered. That's it. Means this theory is ultimately concluding कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी हो भाई, वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता. वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना है कोई और तरीका सोचो. तो नोट कर लीजिए ग्राफ में और जाइए. अच्छे से रिवाइज करके आइएगा 2 पेज, क्योंकि अगला क्लास इसी का ही कंटिन्यूएशन होगा फिर. अब रिवाइज करने के लिए कोई डेडिकेटेड टाइम नहीं चाहिए भाई. मैंने फॉर्मूला तुमको दे दिया, अब तुम अब यूज करो या ना करो. अब इसके बाद भी अगर छूट जाता है तो फिर तो भगवान ही आपका कुछ कर सकता है. रिवीजन अभी जाते जाते ही 5 मिनट में हो जाएगा. बन गया ये? चलिए, थैंक यू.